साथी दोस्तों को हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज फिर आप बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर तशरीफ लाए, लेकिन आपको मालूम है कि ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जो सिंध की और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में बहुत अहम है। आपको पता है कि 25 जुलाई को एमक्यू पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे के थ्रू से हमें जो आइंदा और पूरी हुकूमत बननी है उसके हवाले से मुश्किल तौर पर नाम देने हैं, जो कैबिनेट बननी है उसके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे लोगों के अफराद के नाम दें जो कि एक्सेप्टेबल हो आवाम में भी और उनका एक बैकग्राउंड हो एक गुड गवर्नेंस का। तो आज इसी सिलसिले में आज फिर हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें वो कमेटी जो हमारे मुआहदे का हिस्सा थे वो तश्कील पा गई है और आज हम नामों पे गौर करके दोनों जमातें कल दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। उसकी तफसील जावेद हनीफ भाई आपको देंगे। कल एमक्यू के पास जीडीए का डेलीगेशन जाएगा और कोशिश करेंगे कि नाम फाइनलाइज करें। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हैं कि सिंध की मुस्तक़बिल के लिए हम दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी और सिंध को अवाम को एक मरतबा फिर मुतहद करके सिंध की तरक्की के लिए हम दोनों को कोशिश। तो मैं गुजारिश करूँगा जावेद हनीफ भाई से कि वो आज की मीटिंग की कार्रवाई करें। शुक्रिया सरदार साहब, शुक्रिया सरदार साहब। आज हम बुनियादी तौर पे यहाँ आए थे शुक्रिया अदा करना पीर के लिए कि पीर साहब बगारा साहब का, पीर सदरुद्दीन शाह साहब का और जो मुस्लिम लीग फंक्शनल की जो लीडरशिप है उन्होंने जिस तरीके से इस सारे प्रोसेस में हमारा साथ दिया है और हमारी मदद की है। और ये पूरा जो अपोजिशन के जो कंबाइंड इस वक्त जो एफर्ट बन रही हैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सिंध के अंदर एक बहुत वन साइडेड एक्टिविटी होती रही है और सिंध में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि बैलेंस मेंटेन किया जाए। अब इस वक्त कोशिश ये है हम कंबाइंड अपोजिशन की अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम लेके आए कि जो इलेक्शन का जो पर्पज़ है ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा इलेक्शन हो और उसके अंदर किसी किस्म का कोई कहीं से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना हो सके। इसमें हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई फंक्शनल के दोस्तों से और भी लोगों से डिस्कशन होता रहा है, जीडीए के दोस्तों से। उसमें हमने एग्रीमेंट किया, आपस में तय किया कि जो भी ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा उसमें हम मिल के चलेंगे आपस में। तो इस मकसद के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जो ये कमेटी जो है फंक्शन शुरू करेगी, आपस में बैठेगी और ये तय करेगी कि जो अपोजिशन की तरफ से जो चीज़ें जानी हैं आगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का नाम हो, कैबिनेट के नाम हो और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज्वाइंट कंसेंसस से डेवलप करके उनको हम आगे लेके जाएं उसमें। तो कमेटी के नाम अगर इजाज़त हो तो मैं बता दूं, सरदार साहब और डॉक्टर साहब जो है जीडीए की तरफ से हैं और एमक्यू की तरफ से मैं हूं और बोरा साहब हमारे जो हैं हम मेंबर्स हैं उस कमेटी के। ये कमेटी जो है मुसलसल अब काम शुरू कर दी गई आज के बाद से। कल इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है हमारे पास आने का, इन्होंने वादा किया है हमारे पास आएंगे, वहाँ भी डिस्कशंस होंगे और जो एजेंडा होगा वो यही होगा कि आने वाला वक्त जो है उसके अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़ें, साथ काम करें सिंध के लोगों के लिए, सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए और सिंध के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो ये हमारा एक एफर्ट है, ये हमारा कंबाइंड एजेंडा है और हम मिलकर चाहते हैं कि जी जो सिंध के अंदर जो फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, वो इस तरीके से काम करें कि सिंध की बेहतरी के लिए चीज़ें आगे बढ़ें। मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने जहमत की यहाँ आने की।
राना बाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप लोग तशरीफ लाए, और इंतहाई शुक्रिया हमारे एमक्यूएम के भाइयों का और बहन का कि ये दोबारा फिर हमारे पास आ जाए। और आज मैं समझता हूँ कि जो पिछली मीटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा फैसला था वो बहन का, राना अंसर साहबा का लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से जीडीए की हिमायत थी। और मैं समझता हूँ कि सिंध की ये तारीख में एक लीडर ऑफ अपोजिशन का बनना, आई थिंक इससे बहुत तक़वियत मिली है पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर सिंध के पार्लियामानी निज़ाम के हवाले से। हम तमाम जो है दोस्त हैं और जो भी हमारे MPs से उन्होंने अपने सिग्नेचर्स करके हवाले किए उनके, और स्पीकर साहब की ये नॉमिनेशन थी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में एक कलीदी किरदार होगा लीडर ऑफ अपोजिशन का। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सिंध के अंदर जो गुज़श्ता 15 साल से जो वन साइडेड सिस्टम चला है, अब गालबन वो वक्त आ गया कि उसको रोका जाए। हम तो समझते थे कि 2018 में भी एटलीस्ट GDA ने अपनी पूरी कोशिश की थी, और हमने जिस अंदाज में हमारे दोस्तों ने उसका मुकाबला किया वो आप सबके सामने। हम समझते थे कि 2018 के अंदर भी ये जो मौजूदा जो ज़रदारी पार्टी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ हुआ है सिलेक्शन के हवाले से मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि कहाँ क्या सिलेक्शन हुई, लेकिन मेरी नज़र में आने वाले दिनों में और इम्तिहान जो है ना हम सब का है, सारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, और ख़ास तौर पर सिंध की जो सूबाई क़यादत है, सूबाई जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की लीडरशिप है, उनको ये दिखाना है कि हमने आगे चल के सिंध की बेहतरी में हमने क्या करना है। क्योंकि उसमें सबसे कलीदी रोल जो है वो आने वाली केयरटेकर सेटअप का है, और हम ये तवक्को करते हैं क्योंकि पहली मुशावरत होनी है लीडर्स ऑफ हाउस और लीडर्स ऑफ अपोजिशन के दरमियान। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम लोग जितने भी अपोजिशन में लोग बैठे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है MKM की लीडरशिप के साथ, तो हम एक मुश्तरका हम नाम दें। जब वो नाम नेचुरली जब चीज़ कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू होगा वो नाम भी आपके सामने आएंगे। और पहली मुशावरत क्योंकि लीडर्स ऑफ हाउस और लीडर्स ऑफ अपोजिशन के दरमियान है, तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि ऐसे नाम सामने लाए जाएं जो कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ हमें लेके जाएं। जो सिंध के अंदर जो एक जो घुटन एक जो पैदा हो चुकी है, उस घुटन को ख़त्म करके मैसेज ये वो सिंध के अवाम के लिए कि जी कोई वन साइडेड जो है कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन एक फेयर प्रोसेस है, और उस फेयर प्रोसेस के लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कारकुनों को, तमाम जो सिंध के वोटर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपना आज़ादाना तौर पर अपनी राय इस्तेमाल कर सकें। तो उस सिलसिले में हमारी जिस तरह साहब ने भी कहा, जावेद हनीफ भाई ने भी कहा कि हमारी जो एक दूसरे के साथ मुशावरत जारी है। आज हमने एग्री किया है कि ये कमेटी जो हमने फॉर्म की है, इस पर पहले हमने एग्री किया था, लेकिन आज नाम भी आपके सामने आ गए हैं। तो ये जिस तरह मरहले आगे बढ़ेंगे और जिस तरह जब रेजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे असेंबली की, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कॉन्क्रीट अंदाज में हमारी जो सोच है वो आप तक पहुँचेगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर मेरी मुबारकबाद है बहन राना अंसर साहबा को। इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत उन्हीं से है कि वो डट के अपनी जो भी उनकी जो पोजीशन लेंगी उस पर डट के उसके प्रोजेक्ट करेंगी और डट के उस पर बात भी करेंगी। ये ना समझे ये लोग जो हुकूमत में बैठे हैं कि वो कोई लेडी है तो उनको ऐसे बुलडोज करेंगे। भरपूर अंदाज में जो मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारी तमाम लोग की जो वहाँ पे जो पेश करना है हम लोगों की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, वो भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह पेश करेंगे। अच्छा सर, 2 मिनट आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज हम सब 2-3 मरतबा हम इस दरवाजे पर आए, और मैं बहुत मुबारकबाद दूँगी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को, पीर पगारा साहब को, और पूरी टीम, डॉक्टर सफदर, अब्दुल रहीम भाई और दीगर जितने भी इसके अंदर शामिल हैं, कि इन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे चुनकर एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। तो मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि मेरे भाई ने बोला कि टोकरा मिठाई का आना चाहिए था, आएगा जब वो हम निगरान वज़ीर आला भाई में मुशावरत से लेकर आएंगे ना, तो उस वक्त वो टोकरा भी आएगा मिठाई का, कि जब हम हमारी बाहिमी मुशावरत के साथ GDA और MQM पाकिस्तान, जो अभी आपने जावेद भाई और डॉक्टर साहब की बात सुनी, बाहिमी मुशावरत के साथ एक वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आला का इंतखाब और प्लस कैबिनेट, वो उसके पे इंशाल्लाह कल ही जो है ये
मीटिंग होगी और उसमें नाम जो है उसकी सिलेक्शन होगी, और जैसी सिलेक्शन होगी उसका भी आपको जल्दी उसकी आगाही हो जाएगी, क्योंकि आज ही कमेटी जो है वो बना दी गई है। और मैं आप सब मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि जिस तरीके से सफदर भाई ने कहा ना कि एक औरत को एक जो पजीराई मिली है उसमें आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप सबका है, कि आपने एक लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ एक खातून को भी जो जिस तरीके से उसको एक इज्जत अता की है, तो इंशाल्लाह ये खातून जो सबकी मुश्तरका यानी GDA और MQM और दीगर जो साथी हमारे साथ लोग शामिल हैं, वो यही है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो भी कैबिनेट बने वो गैर सियासी हो, और गैर सियासी के साथ ऐसा नाम चूज किए जाए जो आगे आने वाले सेटअप के लिए और उसका मुस्तकबिल देखने के लिए कि जो 15 साल महरूमियों से सिंध की आवाम जो महरूमियों का शिकार है, कि उसके लिए कुछ ना कुछ हम सब मिलकर कर सकें। एक दफ़ा फिर मैं GDA का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब की भी बहुत शुक्रिया हो कि आप सब ने जो मेरे साथ और हम सब के साथ एक छोटी सी भी बात के लिए और एक छोटे से वक्त के लिए भी आप हमारी बात सुनने के लिए आते हैं। शुक्रिया। अच्छा, दोनों लीडरशिप से मेरा ये सवाल है कि अब ये निगरान सेटअप के हवाले से वज़ीर आला के लिए जाहिर है 3 नाम आप लोग देंगे, 3 नाम वज़ीर आला देंगे। जब दोनों में नहीं होगा तो दूसरा मरला है पार्लियामानी कमेटी का, वो भी नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब वाला अगर फैसला आ गया, अगर हुकूमती नुमाइंदा कोई वज़ीर आला बन गया, तो फिर आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? और दूसरी चीज़ ये कि निगरान सेटअप तय करना है अपोजिशन लीडर ने और वज़ीर आला ने, तो GDA कहाँ खड़ी होगी? मैंने पहले भी पूछा था कि आपको क्या हिस्सा मिलेगा। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि यही मराइल हैं, तो हम भी एक एक मरहले को के साथ चलेंगे। हम भी पहला मरहला है बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तो उसमें जो 3 नाम देने लीडर ऑफ द हाउस ने और 3 नाम देने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। हमारी ख्वाहिश ये है, और मैं समझता हूँ कि कल तक इंशाअल्लाह हम ये चीज़ भी फाइनलाइज कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश ये कि जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नाम दें उससे तमाम अपोजिशन मुत्तफिक हो, और हमारे नाम सिर्फ MQM की तरफ से न जाए न GDA की तरफ से जाएं, बल्कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से तमाम अपोजिशन की कंसल्टेशन के साथ जाएं, जिसके पीछे हम सब खड़े हों, तीनों नामों के पीछे, और हम पूरी कोशिश करें कि जो उनमें सबसे बेस्ट है उसी को जो चूज किया जाए। तो हम भी जैसे आपने कहा कि 3 मरहले हैं, हम स्टार्ट करेंगे पहले मरहले से, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, अल्लाह करेगा पहले मरहले में ऐसा नाम आएगा जो कि हम सबको आपका हिस्सा क्या है निगरान से? नहीं। लेकिन ये हिस्से की कोई बात नहीं है, मैं नहीं समझता हिस्सा कोई है। सिंध का मसला ही यही है, सिंध का 15 साल से मसला ही यही है कि सिंध में हिस्से बकरे करने का फैशन शुरू हो गया। तो हिस्सा नहीं है, काबीना पूरी सिंध की होगी, एतमाद लोग लाएंगे, लेकिन हाँ बाय प्रोपोर्शन हमारी ख्वाहिश होगी कि काबीना में आधे अरकान अपोजिशन की मर्जी मशावरत के साथ शामिल हों। और चीफ मिनिस्टर इस बार हमें पूरा यकीन है कि कोई मुलाजिम नहीं आएगा, कोई उतार फरमा बरदार जो बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। और इस बार जो इलेक्शन है, अगर वो डिप्टी कमिश्नर्स कर रहे हैं तो हम ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स को भी चेंज करेंगे, हम DIGs को भी चेंज करेंगे, तमाम मुतनाज़िब सरान को भी चेंज करेंगे। और जब तक ये केयर टेकर ये सारे काम नहीं करेगी, उसके बाद ही ये तमाम इंतखाबात मुकम्मल होंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश का ताल्लुक है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें कतरा कतरा एक करके दरिया बनाना पड़ेगा, सिंध के एक एक शख्स को साथ रखना पड़ेगा, उसके बाद पंजाब का नंबर आएगा। अभी तो सिंध में ही खतरे खतरे को हम प्यासे हैं, तो दरिया तो बनना दूर की बात है। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से
کہ اگر وہ ایک بڑے منصب کا حصول رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف مہیا کریں تاکہ سندھ میں پہلے ان کے گھر کے اندر ایک اعتماد قائم ہو، ورنہ بصورت دیگر بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ آج چیف منسٹر نے پروگرام میں بھی کہا کہ ہم 3 مہینے کی چھٹی پر جا رہے ہیں اور 3 مہینے بعد آ کے جو چیزیں ہماری رہ گئی انہیں کمپلیٹ کریں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ اس وقت آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئندہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا پرانی مردم شماری کے تحت؟ مختلف آ رہا ہے، جی ڈی اے نئی مردم شماری کو مسترد کر چکی ہے، ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ مشترکہ کو اس پر بات چیت بھی ہوئی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے اور خوش فہمیوں کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو خوش فہمی ہوں گی کہ 3 مہینے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں تو ان کو نظر آ جائے گا کتنے عرصے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پکی چھٹی پہ بھجوا دیں گے انشاءاللہ، سسٹم کو بھی چھٹی میں۔ اچھا باقی جہاں تک سینسس کا دیکھیں، ایم کیو ایم کا بڑا کلیئر موقف ہے، ہماری بالکل یہ ہے کہ سینسس نمبر 1 پہلے ہم نے کہا کہ سینسس جو ہے فیئر سینسس ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم نے جدوجہد بھی کی اور ہم نے کوشش کی۔ آپ سب نے دیکھا کہ کراچی کی سینسس یا سندھ کی سینسس یا پاکستان کی سینسس میں جہاں پرابلمز آ رہے تھے، ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس نے اس کو لاجیکلی ایڈریس کیا، ریسرچ کیا، ریسرچ بیسڈ نمبر لے کے آئے اور نہ صرف یہ کہ سینسس والوں کو بتایا، پرائم منسٹر کو بتایا، پلاننگ کمیشن کو بتایا اور انہوں نے اگری کیا ہماری باتوں سے۔ اس کے نتیجے میں سینسس کے رزلٹ جو ہیں ٹائم بڑھایا گیا، سینسس کو آگے بڑھایا گیا، پھر یہ طے کیا گیا کہ جب سینسس کمپلیٹ ہوگی تو اس کو چیک بھی کیا جائے، اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے کہ سینسس صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ بھی کام پروسیس پورا ہو گیا۔ اب اس وقت جو ہے سینسس کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر سینسس کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے اندر اگر صاف ستھری اور فیئر سینسس ہے تو سب کو اس کو ایگری کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوں گے اس کے اندر۔ ہم نے وہاں پر اپنے نمبرز نہیں دیے ہیں، وہاں نمبرز وہ ہیں جو انیومریشن کر کے لائے گئے ہیں اور اس کا آڈٹ بھی ہوگا، اس کو کریکشن بھی کی گئی ہے اس کے اندر۔ تو اس وقت جو سینسس ہے ہم سمجھتے ہیں بائی اینڈ لارج جو سینسس جو ٹھیک سینسس ہوئی ہے۔ اگر سینسس ٹھیک ہو گئی ہے تو وائی ناٹ اس کے تحت کے نام الیکشن ہو۔ بھائی 2-2.5 کروڑ نیا ووٹر آ گیا، نئے لوگ آ گئے، ان کو ووٹ کہاں کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ ان کو ملنا چاہیے۔ سیٹوں کے نمبر چینج ہوئے ہیں، ڈیلیمیٹیشنز ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے پرانی ڈیلیمیٹیشن جو ہے کس طریقے سے کتنی خراب ہوئی ہیں، ان کی کریکشن ہونی چاہیے۔ ووٹر لسٹ ہے اس کے اندر انوملیز ہیں، بے شمار اس کے اندر پرابلم ہیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں الیکشن صرف الیکشن نہیں ہوتا ہے، الیکشن صرف اس پرپز کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن کرانا ہے۔ اس کے اندر الیکشن کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہو، یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اٹ سیلف کوئی اینڈ ہے کسی چیز کا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے صحیح جو عوام کی لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے۔ وہ لیڈرشپ کیسے آئے گی سامنے؟ جب تک جو گنے جائیں، نئے لوگ جو گنے گئے ہیں صحیح گنے جائیں، ان کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ ہو، ان کی بنیاد پہ فیئر آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہو، تبھی تو صحیح لوگ آئیں گے وہاں پر۔ اگر کوئی اپنی مینیپولیشن کر کے اپنی مرضی کی ووٹر لسٹ بنا دیتا ہے، کسی علاقے کی پاپولیشن کم کر دیتا ہے، اس کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کم کر دیتا ہے، ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی جیت کے آ جاتا ہے جیسے کہ ہوا ہے ماضی کے اندر، تو اس قسم کا رزلٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہماری جدوجہد یہ ہے کہ پراپر لوگوں کو کاؤنٹ کریں، اس کے نتیجے میں پراپر ووٹر لسٹ ہو، اس کے نتیجے میں ڈیلیمیٹیشن ٹھیک ہو۔ اس میں یقیناً کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ لمٹس ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کی بنیادی الیکشن کا بھی اب آرٹیکل دیکھیں گے تو پہلی بنیادی شرط ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، صاف ستھرا اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ اگر کسی ٹیکنیکل اس پہ کہ 90 دن میں ہو یا 18 دن میں ہو، اس کو کرنے کے لیے آپ ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز کریں گے تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک منٹ کی بات دیکھیں جی، یہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کافی عرصے سے۔ اگر آپ کو سینسس میں ہم جائیں تو مستقل ڈسپیوٹ ہے، 99 سے آپ شروع کریں اور پھر جو پچھلا سینسس 2017 میں ہوا اس پہ ڈسپیوٹ ہوا اور پھر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جی نیا سینسس ہوگا 2023 کے اندر، 2022 کے اندر، وہ بھی ہوا۔ ابھی تک دیکھیں فگرز ہمارے سامنے نہیں آئی، ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ وہ فگرز ہمارے سامنے آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ فگرز جب آتی ہیں
तो कौन सी जो सियासी कुव्वत है वो कैसे रिएक्ट करेगी। मैं समझता हूँ इस वक्त हम सेंसस के डिस्प्यूट में ना जाएं जब तक कि नए सेंसस के फिगर्स सामने ना आए। इस वक्त जो इलेक्शन, मैं प्लीज कंप्लीट करूँ, इस वक्त जो इलेक्शन जो मुकर्रर किया गया है ओल्ड सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशन हुई है। यकीनन नए सेंसस के रिजल्ट्स आएंगे तो नई डिलिमिटेशन होगी। मैं समझता हूँ कि हम अपना हक के राय जो राय का हक है वो महफूज रखें जब तक कि रिजल्ट्स नहीं आते। जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर कौन सी पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है वो यकीनन हर पार्टी के अपने अपने जो है ना उनकी रिएक्शन होगी उनके अपने हालात के मुताबिक। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना हम सेंसस के ऊपर इतना ही सिर्फ हम कहें कि लेट्स वेट, जब वो OCCI अनाउंस करती है रिजल्ट फिर हम उसमें तबसरा करेंगे हमने क्या करना। बताइएगा कि आपके मुंह से जो भी पीपल्स पार्टी के लिए बात सुनते हैं तो आपके मुंह से आगे निकलती है। मिठाई का टोकरा यहाँ तो नहीं आया, अगर हैदराबाद चला जाता है मिठाई का टोकरा पीपल्स पार्टी का और ये मुफाहिमत का बादशाह असद अब्दाली MQM को राजी कर लेते तो GDA काम खड़ी होगी। देखिए जी, हमने तो एक हमने कंबाइंड ऑपोजिशन, देखिए MQM सिंध के अंदर ऑपोजिशन में है, हम लोग इकट्ठे चले हैं पिछले 5 साल के अंदर हमने ऑपोजिशन जॉइंट ऑपोजिशन की है। PTI के इस वजह से हमारे ऑपोजिशन लीडर थे क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी। उसके बाद जो भी हालात बने PTI के दोस्तों के साथ जो भी हुआ, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, वो बेहतर समझते कि उन्होंने क्या सियासत करनी है, लेकिन चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे एक्टिव और फिर हमने बैठ के आपस में मुशावरत की। इस वक्त भी जो अगर जॉइंट ऑपोजिशन, क्योंकि MQM नंबर 2 पार्टी थी, हमने अपनी राइट का इजहार किया कि जी हमारे MQM के दोस्त हमें सपोर्ट करें, लेकिन चूंकि उनके मेंबरान ज़्यादा थे तो हमारे भी दोस्तों की ये थी कि हम ऑपोजिशन लीडर की सीट को खाली ना छोड़ें। तो क्योंकि अपने तौर पे MQM के दोस्तों के बाद भी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी तो हमारे जाने से गालबन एक सेंसिटिविटी मिली ऑपोजिशन लीडर को, और ये कि हमारी तादाद भी बढ़ी जो कि तकरीबन 35 से भी ऊपर चली गई। तो मेरी नज़र में जो है जो हम इकट्ठे खड़े हैं, जराई साहब ने टाइम गुजार लिया यार, 15 साल के बाद और क्या करना है उससे, कितनी और तबाही चाहता है वो स्कूल के अंदर, स्कूल के और मैं समझता हूँ आप छोड़े उसके साथ थोड़ी देर के ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो अभी इलेक्शन होनी है वो नई वोटर लिस्ट है उसकी बननी चाहिए, नई जो है उसकी का बजिया भी होनी चाहिए। ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ये कोई 3 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो इसमें तो यकीनन ज़्यादा इनके चाहते के भले डिले हो, नवेंबर में इलेक्शन ना भी हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है नए आदमशुमारी के तहत जो है वो इलेक्शन हो और नई हुकूमत होनी चाहिए। डॉक्टर जावेद साहब यही सवाल इसी में ऐड कर लीजिएगा, मेरा भी यही सवाल था कि जब भी पाकिस्तान में ज़िमनी उबूरी सेटअप आता है तो उस हवाले से उफ़्वा साजी का जो सिलसिला है वो भी बढ़ जाता है। अब आप आदमशुमारी के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं तो ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होंगी, तो फिर ये उबूरी निज़ाम जो है क्या आप ये चाहेंगे कि उससे भी तवालत मिले और ये साल 2 साल तक चले, और ये उफ़्वा भी होती रहती है कि ये जो उबूरी निज़ाम आ रहा है बेरहम एहतसाब करेगा, क्या इस तरह की भी कोई मुशावरत है? देखें ये सारी आपकी अजम्पशंस है, सारी चीज़ें, हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है कि इलेक्शन डिले हो, हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन उसकी जो रिक्वायर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेट है उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा ये बात कहूँगा कि इलेक्शन जो है अपने अंदर कोई एंड नहीं होता। इलेक्शन जो है इस मकसद के लिए होता है कि जी आप सही आवाम की नुमाइंदगी हो, सही लीडरशिप आए वहाँ पर उसके अंदर। अगर उस नुमाइंदगी के लिए हमारे पास एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, नंबर्स हमारे पास आ गए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जब आएंगे तो सामने पता लगेगा क्या नंबर्स हैं, अगर वो नंबर्स आ गए हैं और वो आ जाते हैं नंबर, तो उसके अंदर हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से ये होगी कि उसको कंप्रेस कर ले प्रोसेस को, उसके अंदर कोशिश करे। 3 महीने तो भी है ना हमारे पास, इलेक्शन कमीशन 4 महीने मांगता है ना। अगर इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जाएगी तो थोड़ा सा 15 दिन और आगे कर लो, उसके अंदर 3 की जगह 3.5 महीने में अगर हो जाता है इलेक्शन। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे इलेक्शन 1 दिन का डिले नहीं। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि जी एहतसाब हो, ये हो, सारी चीज़ें ऐसी कोई किसी किस्म की ना किसी की इंटेंशन है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि अनइलेक्टेड सेटअप रहे, 1 दिन भी ज़्यादा रहे। हम लोग जो है जमहूरियत में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम लोग ग्रास रूट के लोग हैं, हम अवाम के लोग हैं, हम ज़मीन से निकल के आए हैं। हमारी लीडरशिप जो है मिडिल क्लास लीडरशिप, लोअर मिडिल क्लास लीडरशिप है। हमारी लीडर अपोजिशन की जैसे आज ये बता रही थी वहाँ बैठ के, ये ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हर आदमी हमारा जो है ज़मीन से लगा हुआ है, तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या, हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो चीज़ हो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो असल नुमाइंदे हैं उसके लिए अगर थोड़ी सी क्या नाम है 10 दिन 15 दिन की वजह से कैसी बात हो जाए तो हर्ज नहीं है। लेकिन आप लोग एक चीज़ को हाईलाइट करें
पूरे पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, पूरे पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, जो आम आदमी का मसला है, वो तो इनकम उठा रहे हैं। वो मसला है सही चुनना, सही मरदमशुमारी, सही वोटर लिस्ट, वोटों का सही इकरार सही पते पर हो। ये किसका मसला है? ये आम आदमी का। 18वीं तरमीम आई, सारी सियासी लीडरशिप इस्लामाबाद में 6 माह दिन रात बैठकर 18वीं तरमीम पे काम करते रहे। एक दिन के लिए तो घर भी गया, क्योंकि पैसा आना था ना सबको, मुल्क को लूट के खाने का प्लान था, वसाइल लेकर नीचे आने थे। NFC हुआ, 11 दिन तक सब दिन रात बैठे रहे NFC अवार्ड के लिए, और एक घंटे के लिए कोई अपने घर नहीं गया। जब मरदमशुमारी है जो हर कौम हर जबान का मसला है, तो इस पे इतनी अफवाहें, इतनी इसमें ख्वाहिशें। मैं जावेदा की बात को जरा से एक्सटेंड करता हूँ। कोई भी नहीं चाहता इलेक्शन पार्टी दो, लेकिन 35 अरब रुपए खर्च कर दिए, मरदमशुमारी हो गई है, जो इलेक्शन का खर्चा कम होगा। 35 अरब रुपए खर्च हुए, और 10 साल बाद वो 98 की, 2017 की, फिर 2022 की। अगर इसमें एक आध महीना आगे बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यानी अवाम का मफाद ज्यादा अजीज है या सियासतदानों को अपनी कुर्सियां अजीज हैं? तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जमहूरी तौर पर नहीं चाहते इलेक्शन हो, लेकिन अगर बढ़ना बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो और इतना पैसा मुल्क का बचाना है, अगर आज ये 35 अरब रुपए आया है तो ये 10 साल तक फिर नहीं होगा। बड़ी जमातें इनकी मर्जी की है, मगर दीगर अपोजिशन जमातें भी है, PTI है, MMA है और TLP है, क्या उनसे भी मुलाकात किए जाएंगे मुशावरत के अमल में? उनको शामिल किया जाएगा? PTI की नजर आएगी तो मुशावरत करेंगे। उनके 9 अरकान आए थे, उन्होंने वोट दे दिए, और MMA को पैगाम दिया था, और यानी जमात इस्लामी को उनका यही गड़बड़ है। वो हमें समझ ही नहीं आता, हमारे साथ है, हुकूमत के साथ है, वो हुकूमत को दे देता है, और हाफिज नईम रहमान साहब बाद में चीजें होते नहीं दी, आपने नहीं दिया वोट। तो मेरा ख्याल है कि PTI का जो 9 अरकान है वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अगर उनमें कोई पार्लियामानी लीडर है जो असेंबली आना चाहता है और इस मुशावरत में शरीक होना चाहता है, तो ये GDA का ऑफिस मौजूद है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मुलाकात करें, हैदराबाद तशरीफ लाएं। डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त बड़ी अजीब और दिलचस्प सूरत हाल है। विफाक में हुकूमत जमातें जो है वो अपोजिशन की जमातें बनी, मुस्लिम नून, JUI, MPM सब आप लोगों के साथ रब्ता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा जो है वो सिंध में हुआ है कि जो मरकज में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातें हैं उनको सपोर्ट कर रही, सिंध में आपके साथ अपोजिशन है और आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कल मौलाना राशिद उमरों ने भी इस तरह का इज्तिमा बुलाया। देखिए जी, ये मैं माजरत चाहता हूँ अगर हाइब्रिड निज़ाम में ये होता है, तो आपने खुद जब डिक्लेयर किया हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर तो हाइब्रिड ही है, तो आप फिर ऊपर चाइनीज हाइब्रिड होती या कुछ भी हो। तो एक देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में ये पहला गालबन 2018 के बाद एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया हो जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। उसके जो भी तोदियात हैं, बहुत सी हम बातें कर सकते हैं, बहुत सी हम उसमें जो डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सरेजस्त की बात की है वो ये कि जो बुनियादी आता है हमारी तो ख्वाहिश और कोशिश ये भी होगी कि MPM जो है ना फेडरल लेवल पे कोई अच्छा नाम लाने की कोशिश करें। हम एम्पायर से भी तो सकते हैं कि भाई वज़ीर आज़म भी कोई ऐसा बंदा है जो कि एक्सेप्टेबल हो इस मुल्क की आवाम के लिए। तो अगर हमारे जो अपोजिशन है वहाँ पे हमारे 3 बंदे, मेरी इत्तला मिली है आज मुझे कि गालबन हमारी जो मेंबर्स हैं उनके साथ राजा रियाज साहब कोई मुशावरत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं। और मैं क्या तवक्को करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट में बैठे वो भी किसी अच्छे नाम को लेकर आए, ताकि हम खुश हों कि भाई वज़ीर आज़म भी कोई ऐसा बंदा है जो कि फ्री इलेक्शन कराए। बात क्या है? बात ये कि भाई हमने जो 2018 के अंदर जो ऑब्जेक्शन थे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, वो ऑब्जेक्शन खत्म हो। ऑब्जेक्शन तब खत्म होंगे जब हम जो है एक आज़ाद फ्री केयरटेकर कैबिनेट के जरिए एक आज़ादाना इलेक्शन की तरफ जाए। हमारी ये ख्वाहिश है, और जो लोग हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि आने वाले दिनों में ऐसा जो वज़ीर आज़म हो, ऐसा वज़ीर आला हो जो कि फेयर फ्री इलेक्शन की तरफ। आप ये बताएं कि बहुत सारे MPs हैं तहरीक इंसाफ के, वो शमूलियत करने जा रहे हैं आपके पास। कुछ हमारे पास इतलात है कि आपसे कुछ राब्ते में
जो पीटीआई के रखे हैं उन्होंने कहो या कुछ और हो, वो उनको कहा गया है कि आप वो जाए एमक्यू की तरफ, क्या खुफिया एक चीज मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम जो है आवाम की पार्टी है, किसी के आने पर पाबंदी नहीं है, कोई आना चाहता है इज मोस्ट वेलकम। नहीं, खुफिया हाथों की तरफ से कहा जा रहा है एमक्यू में ये खुफिया आप पता नहीं आपको नजर आते होंगे, हमें तो कोई खुफिया नजर नहीं आते। किसी के देखिए एमक्यूएम के अंदर इंडिविजुअल्स की कोई अहमियत नहीं होती है। एमक्यूएम पार्टी है, एमक्यूएम के अंदर बड़े से बड़े लीडर आता चला जाता है, उसका एक वोट नहीं होता है। तो बंदों के आने से जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अच्छे लोग आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।